वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव झा। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, आज हम लोग जो यह एनसीईआरटी श्रृंखला स्टार्ट किए हैं आपका बेस मजबूत करने के लिए, यह उस श्रृंखला की पहली क्लास है और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जियोग्राफी में जो हमें पढ़ना है, जो चीज़ें समझना है, कैसे बेस बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन सबको एक एक शब्दावलियों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और टारगेट ये रखा गया है कि कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी जो है जियोग्राफी की, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, ताकि एक अच्छे बेस के साथ जब आप तैयारी में उतरें तो वहाँ आपके प्रश्न जो हों हर हाल में सभी सॉल्व हों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो हमारा टॉपिक है वह है सौरमंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर क्लास 6 का यही है ना, तो यहाँ पे हम सौरमंडल को समझने का प्रयास करेंगे। सौरमंडल होता क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं न, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो इन सबको इस क्लास में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो आप चित्र देख रहे हो, दिख रहा है, तो ये जो आपको ऐसी श्रृंखला दिखाई दे रही है, तारे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आपको ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत पास वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास से देखने पे वो बहुत पास ये तारे का समूह दिख रहा है। ठीक है, तो आकाश गंगाएं क्या होती हैं, गैलेक्सी का क्या अर्थ होता है, इन सबको हम समझेंगे। ठीक है, तो इस चित्र के आधार पे अगर बात करें तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्यास्त के बाद ही हम देख पाते हैं अपने जो ग्रह उपग्रह हैं, जो खगोलीय पिंड हैं ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है। सूर्य सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी के, और इस वजह से तारा है, सॉरी ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है और सबसे निकट तारा है, और इतना प्रकाश होता है कि फिर अन्य चीज़ों का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्यास्त के बाद ही वह चीज़ संभव हो पाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बहुत अनगिनत आपको चमकते हुए बिंद दिखाई देते हैं, और उन्हीं में यह पूरा आकाश जो है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में क्या है, हीरे जड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको उस चित्र में दिखाया आकाश गंगा के बारे में। ठीक है, फिर अगर इनको हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि कुछ की टिमटिमाहट जो है वह अन्य से क्या है, अलग है, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, क्या उनमें अपना खुद का उष्मा प्रकाश होता है कि नहीं होता है, उपग्रह में क्या खुद का उष्मा प्रकाश ऊर्जा जैसी कोई चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं ना, ये चक्कर किसके लगाते हैं, इन्हीं सबको हमको समझना है। प्रतिदिन चंद्रमा को भी हम देखते हैं, यह अलग अलग समय पे अलग अलग आकार का दिखाई देता है। अलग अलग स्थितियों में ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हमें खोजना है। ठीक है, फिर जैसे इन्होंने पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, ये सब बातें की जा रही हैं। ठीक है, फिर पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या के आधार पे चंद्रकलाएँ होती हैं ना, 15-15 दिन। इसी को आप सुनते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, नाम सुना है ना। कृष्ण पक्ष का मतलब काला, कृष्ण मतलब तो वह अमावस्या वाला होता है, पूर्णिमा मतलब उदय होना, पूर्ण होना ना, इसलिए उस समय आपको रातें क्या दिखाई देंगी, प्रकाश से भरी हुई दिखाई देंगी। तो वही सब चीज़ें हैं, तो इन्हीं को क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इन सब में कि सबसे पहले हमें समझना है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, अगर उनकी बात करें
तो खगोलीय पिंड के बारे में अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, आसमान में जितनी भी चीज़ें चमक रही हैं या धुंधली दिखाई दे रही हैं या हमारे आँखों से ओझल हैं, सब किसके अंतर्गत आएंगे, एक खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार के हो सकते हैं कुछ। अगर इसको हम ऐसे पढ़ें, अगर हम इसको पढ़ना है तो इसको हम ऐसे बांट लेते हैं। सौर और मंडल और पृथ्वी को, इस टॉपिक को हमें समझना है ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले बेसिक जो शब्दावली हैं उनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी शब्दावली हैं, जैसे पहला है खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड है, इसको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे हैं तारे, ये तारे क्या होते हैं इनको समझना है, स्टार के बारे में। ठीक है, फिर हमें समझना है ग्रह क्या होते हैं, फिर हमें समझना है ये उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे एक एक करके कई सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसी में जैसे नक्षत्र मंडल क्या है, ध्रुव तारा क्या है, तो एक एक करके इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है। ठीक है, नक्षत्र मंडल हुआ, फिर जैसे ले लेते हैं ध्रुव तारा, ठीक है। तो उनमें से जो हम लोगों ने अभी समझने का प्रयास किया वह क्या समझने का प्रयास किया, तो जो ये खगोलीय पिंड होते हैं, तो खगोलीय पिंड के बारे में हम लोगों ने क्या समझा, तो खगोलीय पिंड के बारे में हम लोगों ने समझा कि जैसे सूर्य हुआ, जैसे चंद्रमा हुआ, एनसीईआरटी में यही सब लिखा है ना, कि जैसे सूर्य हुआ, जैसे चंद्रमा हुआ ना, जैसे पृथ्वी हुआ ना, और जैसे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों से बनी हैं और रात में ये क्या करती हैं, चमकती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं। इनकी विशेषता क्या है, तो बताओगे कि ये चमकती हैं और कुछ जो हैं धुंधली दिखाई देती हैं, उतना नहीं चमकती हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सबसे पहले क्लियर हुआ खगोलीय पिंड क्या है। अब हम लोग आते हैं तारा में, कि तारा क्या होता है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो जैसे आप एनसीईआरटी की लाइन अपनी पढ़ रहे हो कि कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं ना, कुछ खगोलीय पिंड आकार में क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं तथा यह गर्म भी होते हैं, गर्म गैस के गोले के जैसे हैं। तो यहाँ पे तारे में अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, क्या आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, गर्म ग्रह के गैसों के गोले होते हैं। ये सब चीज़ें होंगी। अगर इन्हीं को और आगे हम समझे अच्छे से, तो अगर ये गर्म ग्रह के गैस के गोले हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनका खुद का ऊर्जा का स्रोत होगा कुछ ना। तो जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है, और इस तारे में जो है हाइड्रोजन जो है किस में परिवर्तित हो रहा है, हीलियम में, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो तारों में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए वो क्या हैं, उनकी खुद की ऊर्जा है, उनकी खुद की क्या है, ऊर्जा है। अगर खुद की उनकी ऊर्जा है तो वो उनमें क्या होगा, अपना खुद का प्रकाश होगा कि नहीं, खुद का ऊष्मा होगा कि नहीं, प्रकाश और ऊष्मा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा तारों में। तो तारों की विशेषता क्या है कि स्वयं की यह ऊर्जा लिए हुए हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए तो जितने भी आप आसमान में देख रहे हैं चमक रही हैं चीज़ें, वो सब क्या हैं, तारे हैं।
पृथ्वी के अगर आपसे पूछा जाए सबसे निकट तारा कौन सा है, तो आप बताओगे सूर्य निकट तारा है। सूर्य भी एक तारा ही तो है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। वही चीजें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, ये किसके बने हैं, तो गैसों से निर्मित संरचनाएं हैं ना। किससे निर्मित संरचनाएं हैं, गैसों से निर्मित संरचनाएं हैं। अपनी इनके पास खुद की ऊष्मा है और प्रकाश है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहे हैं, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में। और ऐसे को हम क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। फिर आते हैं कि अगर यह तारा है तो फिर ग्रह में क्या अंतर है, ग्रह क्या होते हैं। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो आप क्या बताओगे कि ग्रह क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना ग्रह के बारे में, कि अगर हम ग्रह के बारे में बात करें कि ग्रह क्या होते हैं, तो बताओगे जो ग्रह होते हैं जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, खुद का इनका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। यह फिर निर्भर किस पे होते हैं, पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो बताओगे इन तारों से आता है। ठीक है, तो ग्रह में क्या बताओगे कि खुद का ना तो प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है। क्या बताओगे, ना तो खुद का प्रकाश होता है और ना ही खुद की ऊष्मा होती है। ठीक है, और यह करते क्या हैं, तो दूसरी विशेषता बताओगे कि जब इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, प्लैनेट जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में अगर हम रूपांतरित करें तो इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात परिक्रमण करने वाला, किसी का चक्कर लगाने वाला। तो ग्रह जो होते हैं यह किसी न किसी तारों के चक्कर लगाते हैं। सामान्यतः जैसे सूर्य एक तारा है और इसका चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी जैसी उपग्रह। क्या बृहस्पति एक उपग्रह है, क्या पृथ्वी एक ग्रह है, क्या शनि एक ग्रह है, क्या बृहस्पति के अलावा बुध शुक्र एक ग्रह हैं, बिल्कुल ग्रह हैं। तो हम पढ़ते हैं ना कि हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं ना। तो ये सब जो हैं किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य नामक एक तारे का चक्कर लगाते हैं और उसी के माध्यम से अपनी ऊर्जा को यह ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्यातप के रूप में पृथ्वी में आता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रह होते हैं खुद का इनका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। क्या, ना तो प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, एक यह विशेषता याद रखनी है। दूसरी याद रखना है यह परिक्रमण करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम आते हैं उपग्रह में। तो उपग्रह क्या होते हैं, क्या इनका भी कोई प्रकाश का स्रोत होता है, खुद की इनकी ऊर्जा होती है, तो नहीं होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यह किसका चक्कर लगाते हैं, तो आप बताओगे यह जो चक्कर लगाते हैं यह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। क्लियर, यह किसका चक्कर लगाते हैं, तो आप कहोगे ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अभी यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अगर इसी की बात किया जाए आगे, तो खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, यह क्लियर हो गया। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे अर्थात सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य हमसे दूर है और अरबों खरबों किलोमीटर बहुत सारे तारे हमसे दूर हैं। तो इसलिए उनका प्रकाश या उनकी ऊर्जा जो है हम तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और यही कारण है कि वह अत्यंत हमें छोटे भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ दूरी पे देखें तो सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं कि नहीं। जैसे जहाज जो है वह छोटा दिखाई देता है कि नहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ, या दूर बहुत चीज़ कोई होती है तो हमें छोटा दिखाई देता है ना। वही चीज़ तारों के संदर्भ में भी है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, चलिए फिर है जैसे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ध्यान से की पॉइंट क्या ध्यान रखना है नक्षत्र मंडल के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा विविध आकृतियां, 2 की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक विभिन्न समूह है तारों के और एक यूनिक आकृति भी बना रहे हैं। जो यह यूनिक आकृति बना रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उनका विशेष महत्व हो जाता है ना। तो वह इन्हीं नक्षत्रों की बात की जा रही है। जैसे कि देखिए विशिष्ट आकृति में क्या है,
जैसे कि अगर हम विशिष्ट आकृति की बात करें, जैसे ये देखिए, इनको क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहा जाता है। तो एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ये दिख रहे हैं ना, ये क्या हैं, सप्तऋषि हैं। एक यूनिक विभिन्न तारों के समूह हैं। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, एक यूनिक आकृति लिए हुए हैं, इसी को नक्षत्र कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे कि इसी के ठीक उत्तर में आप जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, पोल स्टार दिखाई देगा, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। और जब दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों को यात्राएं करनी होती थी, रात्रि में तो भटक सकते हैं, तो यह उत्तर दिशा का स्रोत होने के कारण, स्थापित होने के कारण किया क्या जाता था, इसी के आधार मानते हुए वह लोग जो व्यापारी होते थे दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। ठीक है, तो ये नक्षत्र है। तो नक्षत्र क्या हुआ, क्लियर है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है नक्षत्र के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया कि नक्षत्र के बारे में जो आप ध्यान रखोगे 2 की पॉइंट। एक की पॉइंट क्या है, तारों के विभिन्न समूह हैं और विविध आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं में अर्सा मेजर नाम याद रखना है या बिग बियर। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अर्सा मेजर क्या है, बिग बियर क्या है। हाँ, तो ये शब्दावली का बहुत महत्व होता है और इन्हीं शब्दावलियों के आधार पे आपका फाउंडेशन तैयार होगा। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है और ज़रूरी बातों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। इसी में से एक क्या है, सप्तऋषि है। इसी में से क्या है, सप्तऋषि है। यही चित्र यहाँ पे बनाया गया है और इसी के आधार पे हम किसको इंगित कर रहे हैं, ध्रुव तारे को इंगित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ रोचक तथ्य में दे रहे हैं कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अब याद रखना, सामान्यतः जो हम लोगों को याद होता है वह याद यह होता है कि जो शनि है सिर्फ छल्ले उसी में हैं, क्योंकि उसको छल्ले दिखाई देते हैं। सामान्यतः जब हम कोई चित्र सौरमंडल का देखते हैं तो शनि वाले छल्ले हमें दिखाई देते हैं, तो लगता है कि यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो फंस सकते हो, बृहस्पति में फंस सकते हो और यहाँ तक नहीं तो यहाँ जरूर फंस सकते हो, यूरेनस में। तो याद रखना, जो यूरेनस है उसमें भी छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और अक्सर एनसीईआरटी से ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लगता है कि यार एकदम सरल प्रश्न गलत हो गया है। तो आपका काम है इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, तो ये छल्ले होते हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी क्या हैं, एक प्रकार की पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो हाँ, देखा जा सकता है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग अगर बात करें इसी में, तो जैसे है कि 7 तारों का जो समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, यह पूछा जाएगा आपसे कि अर्सा मेजर क्या है, नक्षत्र है और उसी के एक हिस्से के रूप में क्या है, सप्तऋषि है। ठीक है, उसी के एक हिस्से के रूप में क्या है, सप्तऋषि हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परिवार के किसी बड़े व्यक्ति वही सब बातें हैं कि इनको दिखाएं पहचाने, तो रात को आप इन सब चीज़ों को देख और समझ सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण में तारों की सहायता लेते थे और उन तारों में जो सहायता लिया जाता था वह किसका लिया जाता था, तो आप बताओगे सर उसमें तारों में जो हम सहायता लेते थे वह ध्रुव तारा का लेते थे। तो ध्रुव तारा जो मदद करता है दिशा निर्धारण में करता है, किस में करता है, दिशा निर्धारण में करता है। किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। किसकी सहायता से देखा जाता है, तो आप बताओगे सप्तऋषि। किसकी सहायता से इसको देखा जा सकता है, तो आप बताओगे कि सर इसको हम जो है सप्तऋषि की सहायता से देख सकते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में चित्र दिखाया गया है ना। और नक्षत्र मंडल के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो यहाँ रिवाइज कर लो कि नक्षत्र मंडल में विशिष्ट आकृतियां दिखाई देंगी, विशिष्ट तारों की आकृति होगी, इसको आपको याद रखना है। और दूसरा चीज याद रखना है आपको यहाँ पे कि यह जो है एक से अधिक तारों का यह क्या है, तारों का समूह है। क्या है, समूह है। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब हम लोग अगर आगे बात करें तो जैसे है कि
जो उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ में उत्तर दिशा में स्थापित है, तो यह उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि इसको सप्तऋषि की सहायता से हम जान सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, एक काल्पनिक रेखा खींचिया जाए तो जो मैंने आपको दिखाया वही ध्रुव तारों की ओर क्या करता है, उस चीज़ को इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है, न तो अपना प्रकाश होता है ना तो उष्मा होता है। और ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने अभी समझा कि ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ग्रह किसे कहा जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। किस शब्द से बना है, तो आप बताओगे प्लैनेट शब्द इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से बना है। और जो प्लेनेटाई है शब्द है, इससे बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे परिभ्रमक होता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसके बारे में हम लोगों ने देखा ना। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। तो जो अभी सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं ना। इनको ऊर्जा किससे मिल रही है, तो एक तारे से मिल रही है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो यह संपूर्ण प्रकाश उष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है, तो बताओगे सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पे यह चंद्रमा की सतह तरह चमकीली प्रतीत आपको होगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा क्या है, तो हमने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो आप बताओगे वह चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का उपग्रह है जो किसका चक्कर लगाता है, तो आप बताओगे हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश में उष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने क्या हैं, चंद्रमा हैं। यहाँ पे उपग्रह किसे कहते हैं, तो बताओगे जो ग्रहों का चक्कर लगाता हो उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, जो तारों का चक्कर लगाता हो। अब जैसे इसका नाम चंद्रमा हमने रख दिया, तो ऐसे ही मंगल ग्रह में चंद्रमा है, ऐसे ही बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा है ना। तो यहाँ चंद्रमा से मतलब आपको उपग्रह समझना है, उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे तारों में एक तारा सूर्य है, वैसे ही उपग्रहों में एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चित्र उसी को दर्शा रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि यह सन है। सन के सबसे पास कौन है, तो बताओगे मरकरी है, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप बताओगे वीनस है, जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आओगे तो इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। चौथे नंबर पे आओगे तो इसको हम मार्स कहते हैं। तो यह देख रहे हो ना कि सूर्य से दूरी के क्रम में ये है ना। तो इनको जो ट्रिक है जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो दूसरा है। आप ऐसे देखो, बीएसपी एक पार्टी है, बीएसपी एक पार्टी है कि नहीं है, और बीएसपी का मंगल होना जरूरी है, क्योंकि स्पेशली यह एससी एसटी जो राजनीति में मुख्य धारा से कटे लोग हैं उनको जोड़ने के लिए कार्य करता है। तो इस पार्टी का मंगल होना जरूरी है। तो इसको हिंदी मीडियम में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। बी से क्या है, इसको आप बुध कहोगे। एस से आप इसको शुक्र कहोगे। पी से आप इसको क्या कहोगे, पृथ्वी कहोगे। और सबसे लास्ट में क्या है, मंगल है, बीएसपी का मंगल हो, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर मैं एक शब्द बोल रहा हूं, शब्द का नाम है पार्थिव ग्रह। क्या नाम है, पार्थिव ग्रह। तो जो ग्रह हैं सौरमंडल के ये 8, इनको हम 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह और एक को कहते हैं जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब क्या होता है, तो बताओगे पार्थिव ग्रह का मतलब होता है सर, यह 2 विशेषताएं हैं इसकी। यह भारी तत्वों से निर्मित हैं, भारी तत्वों से बने हैं। और दूसरा बताओगे अगर भारी तत्वों से बना है तो इनका घनत्व तो क्या होगा, होगा पर्याप्त, लेकिन उतना नहीं होगा जो इनसे बहुत विशाल हैं। तो उस चीज को समझते हैं। तो भारी तत्वों से बने हैं और इनका घनत्व तो क्या है, कम है। दूसरा चीज आप बताओगे, यह सूर्य के निकट हैं, यह सूर्य के निकट हैं। किसके निकट हैं,
तो बताओगे यह सूर्य के निकट हैं। इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। दूसरा, अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि जोवियन ग्रह क्या होते हैं, क्या पूछ लिया जाए? जोवियन ग्रह क्या होते हैं? तो जोवियन ग्रह के बारे में बताओगे, जोवियन मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा होता है। जैसे बृहस्पति को क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह कहा जाता है, जुपिटर जिसे आप कहते हो। तो इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। पार्थिव ग्रह को ही हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये सूर्य के निकट है। फिर यहाँ पे आपको एक बेल्ट मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और इस बेल्ट के बाद फिर आपको क्या दिखाई देगा? जो सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है उसका नाम है जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, तो यह किस क्रम में है सूर्य से दूरी के आधार पे? 5वें क्रम में। फिर यहाँ आपको यह छल्ला दिखाई दे रहा है ना, इसी की अभी बात हो रही थी। इसी को हम कहते हैं शनि, यह 6ठे नंबर पे है। उसके बाद यूरेनस जो है वह 7वें नंबर पे है। यूरेनस जो है किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। और यहाँ पे यह नेपच्यून आपको दिखाई दे रहा है ना, यह 8वें नंबर पे है। तो इनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं, या इन्हीं को वाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाह्य ग्रह कहा जाता है। अगर इनके आकृति की बात किया जाए, प्रकृति की, तो यह भारी तत्वों की जगह किससे बने हैं? गैसों के गोले हैं, धूल के कणों से। गैस के गोले हैं ये, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धूल कणों से निर्मित हैं, गैसों से निर्मित है। लेकिन यह आकार में क्या है? आकार जो है इनका बहुत विशाल है। आकार क्या है? बहुत विशाल है, बड़े हैं। अब इतना बड़े हैं, इस वजह से यहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान अगर देखा जाए तो इनका गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा? पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा इनका जो मान है वह ज़्यादा होगा। तो बृहस्पति है, सीरीज से देखिए, बृहस्पति है, फिर आपको दिखाई देगा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, क्या दिखाई देगा? बृहस्पति, अरुण, शनि, अरुण और वरुण। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उसके बारे में। अभी हम इनको एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे भी। तो ये सब उसी के चित्र हैं। फिर ये सीरीज से आप देख सकते हैं, यह मरकरी है, यह शुक्र है, वीनस है, यह अर्थ है, यह मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो। प्लूटो को क्या कर दिया गया है कि जो खगोलीय संघ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसको इससे क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर कर दिया गया है? इसलिए बाहर कर दिया गया है क्योंकि जो यह है यह अन्य ग्रहों के रास्ते को काटता है। दूसरे के, अगर कहें सरल शब्दों में, तो टांग अड़ा रहा है दूसरे ग्रहों के रास्ते में। इसलिए इसको क्या कहा गया कि अगर आप अपने काम से काम नहीं रखोगे तो हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाओगे। तो प्लूटो को क्या कर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा बाहर कर दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सूर्य के चारों एक परिक्रमण 88 दिन। अगर हम अब बुध की बात करें तो अगर इनको हम एक एक चीज को देखें इनके बारे में, तो जैसे ये जो ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, जैसे शुक्र हो गया, जैसे पृथ्वी हो गया, ठीक है, जैसे मंगल हो गया। अगर कुछ बेसिक बातें इनके बारे में हम लोग देखें, फिर बृहस्पति हो गया, फिर सैटर्न हो गया, शनि हो गया, फिर अरुण हो गया और फिर नेपच्यून वरुण हो गया। अगर कुछ इनकी हम विशेषताओं की बात करें, इनके कुछ विशेषताओं को देखते हुए चले, तो बुध जो है आपने देखा कि यह सबसे निकट है। क्या है? बुध जो है सबसे निकट है। यही देखा ना आपने, यही चीज देखा ना कि बुध अगर सबसे निकट है तो सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करेगा? सूर्य की। तो सबसे पहले जो परिक्रमा करेगा सूर्य का वह बुध ही करेगा ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो परिक्रमा करेगा वह कौन करेगा? तो आप बताओगे सर जो सबसे पहले परिक्रमा करेगा यह बुध करेगा। कितने दिन में करेगा? तो आप बताओगे सबसे कम समय में परिक्रमा करेगा। ठीक है,
कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे 88 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 88 दिन में कर रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह होता है वह कौन है, तो आप बताओगे कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। इस चीज़ को आपको याद रखोगे। दूरी के आधार पे क्या है, तो बताओगे दूरी के आधार पे सब सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र को सुंदरता की देवी माना जाता है। क्या माना जाता है, सुंदरता की देवी माना जाता है पाश्चात्य सभ्यता में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वीनस, अब वीनस के बारे में बात करें तो जो इसका आकार है, जो घनत्व है, तो इसकी प्रकृति जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा मिलती है। इसीलिए इसको पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो बताओगे कि पृथ्वी की बहन जो है सर वह शुक्र को कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सूर्य के बाद अगर देखा जाए तो यह निकट ग्रह के रूप में पृथ्वी के सबसे निकट है, और निकट होने की वजह से अक्सर शाम को समय या सुबह के समय जब सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है तो हमें दिखाई देने लगता है, काफ़ी चमकता रहता है। इसीलिए अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वह प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है सांझ का तारा किसे कहते हैं। क्या, सांझ का तारा किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है भोर का तारा किसे कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे चाहे सांझ का तारा हो, चाहे भोर का तारा हो, चाहे पृथ्वी की बहन हो, चाहे सुंदरता की देवी की बात किया जाए, इन सब का उत्तर क्या आपको बताना है। इन सब का उत्तर आपको एक ही बताना है, और वह क्या है, तो आप बताओगे इन सब का उत्तर है शुक्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे सर पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी जो है यहीं पे है, इसलिए। दूसरा, नीला ग्रह मतलब जो इसका स्थल खंड है उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या है, पानी है। इस वजह से जब अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। और हमारे सौर मंडल में एकमात्र यही जगह है जहाँ पे जीवन की संभावना बनी हुई है। जीवन की यहाँ पे जीवन विद्यमान है, सॉरी, जीवन जो विद्यमान है वह कहाँ पे विद्यमान है, यहीं पे बना हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूरी के हिसाब से यह किस क्रम का ग्रह है, अगर यह पूछा जाए आपसे, दूरी के हिसाब से सबसे सूर्य के निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, और उसके बाद कौन सा है, दूरी के आधार पे यह क्या है, तो बताओगे सर यह तीसरे क्रम में है। किस क्रम में है, तीसरे क्रम का ग्रह है। बाकी अलग से पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इतना हम लोग नहीं वो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर जैसे बात करें मंगल ग्रह की, बात अगर हम मंगल ग्रह की करें तो मंगल ग्रह में क्या बताओगे कि जो पार्थिव ग्रह हैं चार, जो यह पार्थिव ग्रह हैं, क्लियर हुआ। इस पार्थिव ग्रह का सबसे यह बाहरी वाला है, क्या है, पार्थिव ग्रह में सबसे वाह पे कौन आता है, मंगल आता है। इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा, मंगल की सतह जो है इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस, मार्स ग्रह भी कहते हैं। इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। तो क्या इसका कारण है, तो मार्स ग्रह यहाँ पे मीथेन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मार्स ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आप बताओगे फेरिक ऑक्साइड की जो मात्रा है वह बहुत ज़्यादा है। क्या, फेरिक ऑक्साइड की जो मात्रा है वह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसका वायुमंडल जो है किसका बना है, तो बताओगे CO2 का बना है। यहाँ पे वायुमंडल में क्या है, CO2 की बहुत ज़्यादा प्रधानता है, तो CO2 बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर बृहस्पति जोवियन ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह है यह बताओगे, सबसे बड़ा ग्रह है,
इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा बताओगे इसका फिर क्या होगा, जी का मान भी जो होगा वह बहुत ज़्यादा होगा, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसका बृहस्पति का खुद का एक अपना सौरमंडल टाइप का एक तंत्र भी है, इतना विशाल है कि कई सारे इसके ग्रह उपग्रह खुद के हैं, अपनी खुद की या कई रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पे इतने ज़्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं कि कुछ मात्रा में यह ऊर्जा भी क्या करता है, अपना बना के रखता है। तो वही सब चीज़ें कहाँ पे कही जा रही हैं, यहाँ पे कि जैसे शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी के बारे में आपने देखा 365 दिन में परिक्रमण करता है और घूर्णन जो है 1 दिन में। परिक्रमण क्या है, अगर इसका बात किया जाए तो सबसे पहले घूर्णन देखो, घूर्णन क्या है, ये पृथ्वी है अपने ही ऐसे घूम रही है, तो यह क्या है घूर्णन। और इसी के आधार पर दिन रात ना, जो जैसे आप देख रहे हैं, आप सूर्य हैं तो आपके सामने अगर ये पोर्शन आया तो यहाँ प्रकाश हो गया और हमारी तरफ अंधेरा हो गया तो यह रात हो गया। ये कैसे संभव है, घूर्णन की वजह से। परिक्रमण क्या है, मान लो यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, यह और ये ऐसे घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा आप किसी दूसरे चीज को करते हो ना, तो इस आधार पे परिक्रमण का दिन 365 होता है, उसको ध्यान रखना है। तो सूर्य के चारों एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में करता है, ठीक है। मंगल के कितने चंद्रमा हैं, चंद्रमा की संख्या 2 है। फोबोस और डिमोस का नाम आपने सुना हो तो वह इसी से रिलेटेड है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। फिर जैसे बृहस्पति सूर्य के चारों एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लग जाते हैं और बृहस्पति की चाल के आधार पे ही जो कुंभ आपने देखा होगा, तो कुंभ जो लगता है हर 12 वर्ष में, तो उसकी गणना बृहस्पति के आधार पे किया जाता है। इसीलिए कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में एक बार आता है। तो यह रीज़न है, उसका कुछ और साइंटिफिक कारण है। शनि की बात करें तो जो जितना ही दूर जाएगा पृथ्वी से उसका परिक्रमण काल जो है बढ़ता चला जाएगा, लेकिन घूर्णन जो है वह आकार के आधार पर तय होगा, जैसे 10 घंटे 40 मिनट है। और इसके चंद्रमा कितने हैं, तो शनि के लगभग 53, अब जो है यह डाटा बदल गया है, अब यह करीब 80 या 99 के पास हो गए हैं। अभी इसको कल मैं ये डाटा करेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा का डेटा बदल गया है, तो इसको अभी नोट नहीं करना है आपको, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में कौन करता है, यूरेनस करता है, घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट है। ऐसे ही नेपच्यून का है। सबसे लंबा परिक्रमण काल सूर्य का कौन करेगा, नेपच्यून करेगा, जो सबसे बाहर होगा उसको सबसे लंबा समय लगेगा। तो इस चीज को आपको कॉमन सेंस पे ध्यान रखना है। फिर बात करें, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनके बारे में बात किया गया, तो ग्रह आपको पता हो गया, उपग्रह पता हो गया। कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, कौन, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। तो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का यह भी निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य है। तो सौरमंडल का अर्थ क्या हुआ, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे उल्का पिंड हुआ। ये सब मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह मिलके, तो कहोगे यह सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं, जिसका मुखिया क्या है, तो आप बताओगे सूर्य है। अर्थात यह हुआ कि ये सूर्य के विखंडन से कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्या हैं, बनी हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा, कहीं पृथ्वी कभी टूटी रही होगी तभी चंद्रमा बना है, तो इसीलिए चंद्रमा को हम जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पृथ्वी में बहुत सारी हलचलों की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, उसका जो वास्तविक आयु है उतना हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। अगर हम चंद्रमा का अध्ययन कर लें तो वहाँ अनछुए चीज़ आज भी मौजूद हैं, तो हमें और अच्छी जानकारी पृथ्वी के बारे में मिल सकती है। इसीलिए पूछा जाएगा प्रश्न कि जीवाश्म उपग्रह किसे कहते हैं, तो कहोगे चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें सूर्य की, तो अगर सूर्य की बात करें तो यह सौरमंडल का क्या है, तो अभी आपने बताया कि यह सौरमंडल का क्या है, मुखिया है, ठीक है। और इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बताओगे सर इसकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें क्या हो रहा है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, ठीक है। और जो इतना यह विशाल है कि इसके जी गुरुत्वाकर्षण मान की वजह से जो इसके ग्रह हैं इसका क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कितनी दूरी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि खिंचाव बल जिससे सौरमंडल को बांधे रखता है,
ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है इन ग्रहों का, तो बताओगे सूर्य है। ठीक है, तो सभी ग्रह में जो ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है वह किसकी वजह से मिल रही है, सूर्य की वजह से। पूछ लिया जाएगा कि सूर्य की जो ऊर्जा हमारे पास आती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में आती है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, तो बताओगे सर यह शॉर्ट वेव रेडिएशन की वजह से आता है। लघु तरंग दैर्घ्य ऊष्मा यह आती है, जाती कैसे है, लॉन्ग वेव में जाती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हालांकि यह पृथ्वी की क्या है, सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, तो सूर्य तारा है। इस चीज को आपको समझना है। जैसे इन्होंने कहा कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है, सोल का मतलब क्या है, तो बताओगे यहाँ सोल का मतलब सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ भी क्या है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा गया, सौर मंडल कहा गया। तो याद रखना है कि सोल जो अंग्रेजी में है, सोलर सिस्टम हम पढ़ते हैं, तो सोल शब्द का जो अर्थ है वह क्या है, सूर्य से संबंधित। कहाँ पे, तो पौराणिक रोमन कहानियों में इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, जैसे शब्द की उत्पत्ति को लेकर ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द प्रयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी जो है, क्या जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो जियोग्राफी के शब्द जो है किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से। अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना ना। भूगोल यही है, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब जो यह गोल है क्यों है, इसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी, जैसे हमने भू का अर्थ देखा, और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना या लिखना। तो ऐसे ही जो प्लस अगर यहाँ पे लॉजी जो शब्द लगाते हैं, तो लॉजी का अर्थ या लोगस, लॉजी शब्द बना है लोगस से, ग्रीक शब्द के, लैटिन भाषा के, और यहाँ पे लोगस का अर्थ ही होता है अध्ययन करना। तो जहाँ पे ये शब्द जुड़ जाएंगे, लॉजी हुआ, मेट्री हुआ, आइड हुआ, तो यह संबंधित किससे है, जियो का अर्थ भू से है। अगर यह लॉजी बन गया तो पृथ्वी का अध्ययन हो गया, मेट्री हो गया तो पृथ्वी के मापन से संबंधित हो गया, आइड हो गया तो पृथ्वी के अनुरूप जो है आकार उससे संबंधित है। ठीक है, खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोल फिजिक्स जो सब्जेक्ट है या एस्ट्रोनॉट होते हैं, ये सब क्या करते हैं, खगोल विज्ञान को ही तो देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी पूरा इसी से संबंधित है। तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, इस चीज को याद रखना है। आर्यभट्ट कौन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। कब कह रहे हैं, जब हमारे पास हाईटेक दूरबीन नहीं थी, तब यह आर्यभट्ट यह चीजें कह रहे हैं ना। और बता रहे हैं, लोगों का मानना था कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है। तो कितना हमारी वैदिक परंपरा समृद्ध रही है, जहां पे ऐसे ज्ञानी लोग उस समय विद्यमान थे। ठीक है, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब आते हैं ग्रह के बारे में, जिसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून है। और इसके लिए जो ट्रिक दिया गया है वह क्या दिया गया है, माई से एम से मरकरी है, वी से वीनस है, वेरी है, इफिशिएंट से अर्थ है, मदर से यहाँ पे मंगल है, जस्ट से यहाँ पे जुपिटर है, एस से सैटर्न है, और यू से यूरेनस है, और एन से नेपच्यून है। ठीक है, तो यह सीरीज किस आधार पे है, सूर्य से दूरी के आधार पे, माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अश, नट, इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे बृहस्पति मैंने बताया था आपको हिंदी मीडियम में, बृहस्पति का मंगल हो तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर जब मंगल हो जाएगा तो बृहस्पति, शनि अपने आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे ना। तो ऐसे अब से अरुण और व से वरुण याद कर सकते हो। तो जो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते कैसे हैं, ये याद रखना है। दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या होता है, जैसे ये सूर्य है
और यह पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो कुछ ऐसे लगाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अपसौर उपसौर का नाम सुना हो तो ये इसी आधार पे होता है। इस वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ता मार्ग में फैले हुए हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, ठीक है। बुध सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक है। अभी हम लोगों ने इसी चीज को यहाँ पे देखा था ना, कि ये सूर्य है अगर, तो ये बुध है यहाँ पे, ये यहाँ पे वीनस है, ये यहाँ पे पृथ्वी है, और ये अपने अपने ही उसमें दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और बुध को कितना दिन लगता है, तो अभी आपने पढ़ा 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो मैंने बताया ना कि आकार घनत्व एक जैसा होने के कारण क्या कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, यह पूछ सकता है, ठीक है। जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही क्या है, समान है। फिर हम आप लोग आए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है अगस्त 2006, यह डेट याद रखना, में क्या निर्णय लिया, कहा गया कि अब जो नया अनुसंधान हुआ है उसके तहत प्लूटो को अब हम ग्रह नहीं मान सकते हैं, यह बौने ग्रह की श्रेणी में आएगा। क्या है, यह किसके श्रेणी में आएगा, बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। क्यों ऐसा किया गया, तो मैंने बताया ना कि यह क्या कर रहा था, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को ओवरलैप कर रहा था, इस वजह से ऐसा किया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात पृथ्वी की करें, जहां पे हम लोग रहते हैं, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना। और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इस चीज को याद रखना है। आकार में क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन है, तो आप बताओगे बृहस्पति, उसके बाद क्या है, तो बताओगे शुक्र, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी सबसे बड़े ग्रह है। या ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है, भूआभ आकृति है ना, तो यहाँ पे ध्रुवों के पास यह पृथ्वी क्या है, चपटी है। इस चीज को हमें याद रखना है, इसको जियोइड शेप कहा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का होना। कि कोई आपसे पूछ ले पृथ्वी गोल है, तो कहोगे गोल नहीं है। पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी भी नहीं है। एक इसकी विशिष्ट आकृति है, कैसी है, भू-आभ आकृति है। इसकी विशेषता क्या है, ध्रुवों के पास यह हल्का दबी हुई है और मध्य में क्या है, उभरी हुई है, ठीक है। इसी चीज को हम फिर आगे समझेंगे ग्लोब के माध्यम से। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर विद्यमान है, हम लोगों ने चर्चा किया था। और न यह तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यूपीपीसीएस में एक बार पूछ लिया गया था ना, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है ना, और जो यह न अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है, यह ऐसा क्यों हो पाता है, तो यह इन्वायरमेंट का भी विषय है। जियोमॉर्फोलॉजी में भी जब हम और डिटेल में जाएंगे तो वहां पे सूर्यातप का उष्मा बजट एक टॉपिक है, उष्मा बजट, तो वहां पे इन चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे उष्मा बजट में कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका सतह जो है 2/3 पानी से ढका हुआ है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा कि प्रकाश की गति लगभग कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। इस चीज को याद रखना। कई बार अगर एग्जैक्ट वहां पे नहीं दे रहा है विकल्प में, तो जो 8 मिनट के समीप होगा उसी पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर वो 8 मिनट दे रहा है तो ठीक है, नहीं 8 मिनट दे रहा है, जो विकल्प 8 के सबसे निकट होगा उसी पे आपको टिक करना है ना। सोचो जो सूर्य का प्रकाश है या जो प्रकाश होता है वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, और पृथ्वी से इसको आने में, पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लग रहा है। कितना ज्यादा है ना, तो इसी के आधार पे हमें समझना है। फिर बात करें चंद्रमा को, तो यह हमारी
पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी का अपना उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो कहोगे सर 1/4 है। ठीक है, कितना है? तो कहोगे 1/4 है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और यह इसको क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया ना कि इसको जीवाश्म ग्रह उपग्रह भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। तो नेचुरल जो है वह कौन सा है? तो चंद्रमा है। जो हम और सैटेलाइट छोड़ते हैं, देखते हैं जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो यह भी तो उपग्रह हैं। इनका भी काम क्या है? ग्रहों का चक्कर लगाना, इसीलिए इनको हम उपग्रह कहते हैं। लेकिन किस श्रेणी के हैं? तो बताओगे यह कृत्रिम हैं। कैसे हैं? कृत्रिम हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह चंद्रमा का चित्र है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे कितनी दूर है? तो बताओगे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे क्या है? चंद्रमा है। इसीलिए क्या हमें दिखता है? इतना बड़ा दिखता है। अब इसके आधार पे हम सूर्य एवं चंद्रमा के दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में? तो कहोगे 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली चीज, जो यह घूर्णन कर रहा है और जो यह परिक्रमण कर रहा है, इन दोनों का समय लगभग आसपास ही है। तो 27 दिन में यह एक चक्कर पृथ्वी का भी लगा रहा है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ना कि पूरा दिखाई पड़ता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर हम बात करें, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। क्यों अनुकूल नहीं है? यहाँ न पानी है न वायु है। हालांकि अब जो है यह डाटा पानी वाला गलत हो गया है, पुरानी एनसीईआरटी है। चंद्रमा पे पानी की खोज किसने किया था? तो 2008 में भारत के लोगों ने ही, हमारा इसरो ने ही यहाँ पे बताया था कि चंद्रमा में पानी है। अब इसके काफी सारे प्रमाण उपलब्ध हैं कि यहाँ पे पानी है। ठीक है, और वायु तो है ही। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न वायु है न पानी है। अब वायु नहीं है तो आपको जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है साइंस में, क्या पूछा जाता है कि चंद्रमा में आप गए हो और 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? तो कहोगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वायु नहीं है, क्योंकि वायु को माध्यम चाहिए ना। वायु को साउंड को गति करने के लिए माध्यम चाहिए और वहां पे वह माध्यम नहीं है। इस वजह से चंद्रमा पे या अंतरिक्ष में हम कहीं पर भी जाएं तो हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देंगे। तो उसके लिए हमें फिर यांत्रिक जो यंत्र हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा ना। इसकी सतह पे पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं तो बिल्कुल हैं। यह हमें कब दिखाई देते हैं? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी छाया को हम बहुत आराम से देख सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है ना। अभी भारत ने कहां पे लैंड किया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ही तो लैंड किया था ना। तो क्रेटर बहुत सारे हैं, वहां पे गड्ढे हैं। तो जो धब्बा दिखाई देता है वह यही है, यही परछाई वहां पे दिखता है। जब पूर्णिमा उर्णिमा होता है, चंद्रमा देखो तो कुछ धब्बा दिखता है ना, तो जो वह धब्बा दिख रहा है वो यही परछाई है। ठीक है, अब जैसे रोचक तथ्य के बारे में है कि नील आर्मस्ट्रांग जो हैं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, और क्या कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है? तो अभी कोई भारतीय चंद्रमा पे नहीं गया है। हम अपना 2030-35 तक में टारगेट रखे हैं ना कि अंतरिक्ष 2035 तक हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और दुनिया का पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया हो, सॉफ्ट लैंडिंग किया हो, तो वह भारत रहा है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच रहे हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है
जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो ये सब वही चीजें लिखी गई हैं। जैसे कुछ भारतीय उपग्रह में है इनसेट है, IRS है, एडुसेट है इत्यादि हैं। ये सब क्या है? उपग्रह हैं। ये सब उसका एक चित्र है। ठीक है, रॉकेट के द्वारा इन्हीं उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। किनको लॉन्च किया जाता है? इन्हीं उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। ये वही उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं एस्टेरॉइड क्या है या क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र मतलब छोटा, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये आकृति में कितना है? छोटे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? क्षुद्र ग्रह कहा गया। और ग्रह शब्द क्यों लगा है? इसलिए लगा है कि यह ग्रहों की भांति यह भी क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, और इनका खुद का कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे मंगल, ये मंगल एवं बृहस्पति, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये मिलते कहां पे हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच यह पाए जाते हैं। कहां पे प्रश्न आएगा? तो आप बताओगे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक बेल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पे यह स्थापित है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो यह देख रहे हैं ना, तो यह बृहस्पति है, यह मंगल है, और यह बेल्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यही क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, किसके बीच है? जुपिटर के और मार्स के बीच है। किसके बीच है? मार्स और जुपिटर के बीच है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह क्लियर हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। उल्का पिंड क्या है? मेट्रॉइड्स क्या है? अगर इनकी बात किया जाए तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो बताओगे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहेंगे? नहीं, वह सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हो तब वह क्या कहलाएंगे? उल्का पिंड कहलाएंगे। क्या ये पृथ्वी पे भी आ जाते हैं कई बार? हाँ, यह कई बार पृथ्वी पे भी आ जाते हैं, और पृथ्वी पे भी गिरने की इनकी संभावना होती है। हाँ, होती है। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। कैसे जलने लगते हैं? अगर आते आते जल गए तो ठीक है, कई बार वो इतने विशाल होते हैं कि जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी में सीधे टच कर जाते हैं, और जहां पे गिरते हैं विशाल गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। जुरैसिक पीरियड में जो खत्म हुए थे बहुत सारे डायनासोर, वह किस वजह से खत्म हुए थे, इसके बारे में बताना। और महाराष्ट्र में क्या ऐसी कोई झील भी है क्या, उसके बारे में आप लोग होमवर्क है, सोच के बताना। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई पूरी तरह से नहीं जलता है, तो ये हमें क्या करते हैं? कुछ ऐसे दिखते हैं। ये चित्र देख रहे हैं ना, ये नीचे आ रहा है, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो जलने लगा, तो जलने लगेगा, तो यह कुछ ऐसे ही आपको दिखाई देता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ना, ये पृथ्वी की सतह है, ये वायुमंडल है, और वहां यह टच करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, फिर क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का जो समूह है, इसी को हम आकाश गंगा कहते हैं, जो कि एकदम शुरू में मैंने आपको दिखाया था ना, एक पूरा गैलेक्सी का चित्र दिखाया था ना शुरू में, कुछ जगह पे एकदम सफेद सफेद दिख रहा था। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
ये आकाश गंगा का यहाँ पे चित्र है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में किया गया था। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। तो इसलिए भारत में इसको क्या कहा जाता है? आकाश गंगा, और इंग्लिश में इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है? करोड़ों तारे हैं, सूर्य जैसे असंख्य तारे हैं, इसमें बादल हैं, बहुत सारे गैस हैं, और इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं, ध्यान से सुनना, जब लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना अभी हमारे समझ से क्या है? परे है, क्योंकि अभी हम सौरमंडल में ही अटके हुए हैं। और सौरमंडल में कहाँ पे है? तो हमारा जो मिल्की वे है, जो आकाश गंगा है, वहां पे पता न कितने ऐसे सौरमंडल होंगे, और लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं को मिला के ब्रह्मांड बन रहा है। तो इसकी विशालता का कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए वैज्ञानिक अभी भी इसके जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो हमें समझना है। और यह आपके क्या है? प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसके बारे में पढ़ा था ना, बृहस्पति का मंगल हो। फिर ऐसे ही ये चीजें हैं, आप देख लीजिए कि जो सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो बताओगे उत्तर दिशा, सप्तऋषि की सहायता से। क्षुद्र ग्रह किस बेल्ट में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को भी अब आप क्या कर लेंगे? होमवर्क है, इस चीज को जरूर करिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। बाकी क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और कुछ इसके बारे में और डिटेल में समझना हो तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।